Hello dear bankers, welcome back to EduTap under the Fast Track to 50 सीरीज। फास्ट ट्रैक टू 50 एक ऐसी सीरीज जहां पर हम 25 कंसेप्ट क्लासेस में अपने सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं एंड वी आर एमिंग फॉर 50 प्लस मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। 25 कंसेप्ट क्लासेस एंड 50 प्लस मार्क्स का एम, यानी आप इस सीरीज के थ्रू डबल बेनिफिट क्लेम कर कर चल रहे हैं। अगर आप इस सीरीज के टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स अचीव करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सो आज हमारा एएफएम में लेक्चर नंबर 24 रहेगा विच वुड बी रिलेटेड टू कॉस्टिंग। मॉड्यूल डी का टॉपिक है कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग के मेथड्स क्या हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशंस आई वुड लाइक टू टेल यू कि एड्यूटैप ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को एक्सेलरेट करने के लिए कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं विच इंक्लूड्स द सुपर क्रैश कोर्स। सुपर क्रैश कोर्स एक ऐसा कोर्स है जहां पर आपको 24 लाइव क्लासेस में आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट की 6 क्लासेस आपकी रहेंगी और 6 क्लासेस में आपका सिलेबस जो है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। 2.5 घंटे की क्लास रहेगी तो लगभग 15 घंटे की टीचिंग आपकी एक सब्जेक्ट की रहेगी। क्लियर। उसी जगह पर एक बैंकर्स कैप्सूल कोर्स है। बैंकर्स कैप्सूल कोर्स एक ऐसा कोर्स है जहां पर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रोवाइडिंग यू द रिकॉर्डेड वर्जन्स। आपके मॉड्यूल्स के मॉड्यूल वाइज आपके सिलेबस में जो मॉड्यूल्स प्रोवाइडेड है, मॉड्यूल वाइज आपको रिकॉर्डेड वर्जन मिल रहे हैं और रिकॉर्डेड वर्जन को कवर अप कर कर आप अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं, अपने सिलेबस को अपने फ्लेक्सिबल आवर्स के हिसाब से कवर अप कर सकते हैं। एंड अगर आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज में एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर कर आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड फ्रूटफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन से। बाकी इन टॉपिक्स इन कोर्सेज में कैसे एनरोल करना है वो मैं आपको इस सेशन के एंड में एक्सप्लेन करूंगी। सो हमारा टॉपिक है कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि देखिए एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट क्या कर रहा है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रहा है ना। हमारे बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको ट्रू एंड फेयर व्यू में शो कर रहा है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना रहा है। बट अगर मैं बिजनेस की मैनेजमेंट की बात करूं तो बिजनेस की मैनेजमेंट के लिए ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि बिजनेस की मैनेजमेंट को बहुत तरह से डिसीजंस लेने हैं। तो टू मेक वेरियस काइंड्स ऑफ डिसीजन बिजनेस की मैनेजमेंट को बिजनेस के फाइनेंशियल ऑपरेशंस की डिटेल्स चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं है प्रॉफिटेबल, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए सो दैट द मैनेजमेंट इट कैन टेक एफिशिएंट डिसीजंस, है ना। तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत है दैट हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट के कंसेप्ट को समझते हैं तो गुलाटी जी ने पूछा कि आईफोन्स इतने कॉस्टली क्यों हैं, तो इसका आंसर आईफोन यानी जो हमारी एप्पल कंपनी है उसके ओनर के पास भी नहीं था। ही सेड दैट आई नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वन आईफोन और देन उसमें मैं प्रीमियम ऐड कर कर आपको बता सकता हूँ कि आईफोन्स इतने कॉस्टली क्यों हैं। क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमें किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में पता होगा तभी हम उसमें एडिक्वेट प्रॉफिट मार्जिन्स ऐड कर कर फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं। देन ओनली वी कैन डिसाइड व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो कॉस्टिंग का मतलब क्या है? कॉस्टिंग का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक सर्विस की कॉस्ट को एसरटेन करना। कॉस्टिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट एंड इवन डेप्रिसिएशन को भी हम कॉस्टिंग में इंक्लूड कर कर चलते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? तो कॉस्ट अकाउंटेंसी जैसे अमूल एक बिजनेस है, अमूल बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो इसका मान लो फैक्ट्री का मंथली एक्सपेंडिचर 50 लाख है। क्या अगर मैं इसके एक्सपेंडिचर को 5 प्रोडक्ट्स में एलोकेट करना चाहूँ, इस एक्सपेंडिचर को मैं 5 प्रोडक्ट्स के हिसाब से जज करना चाहूँ कि पर यूनिट मेरे को एक प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, तो क्या मुझे 10 को 5 से डिवाइड कर कर 50 लाख को 5 से डिवाइड कर कर 10 लाख हर प्रोडक्ट को दे देना चाहिए? नो, दिस अप्रोच इज कम्प्लीटली इनकरेक्ट। व्हाट आई हैव टू डू, मुझे चेक करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, कितने वर्कर्स इन्वॉल्व हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, क्या रॉ मटेरियल लग रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने में। इस सब के एनालिसिस के बाद आई वुड बी एबल टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। डायरेक्टली जो मेरा फैक्ट्री का एक्सपेंडिचर है मैं उसी को सभी प्रोडक्ट्स में इक्वली नहीं बांट सकती हूँ, बिकॉज हो सकता है कि मेरी एक प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो, दूसरे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बहुत कम हो। रॉ मटेरियल की कॉस्ट के हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो डिसाइड की जाएगी। क्लियर? तो कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम
अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट को रिकॉर्ड, एनालाइज और क्लासिफाई कर पाए, हमें एक यूनिट, एक प्रोसेस, एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट का पता चल पाए, हम एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर कर सकें। जो हमने एक प्लानिंग करते टाइम स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट की थी, उसको हम एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर कर पाए और अननेसेसरी जो हमारे पास वेस्टेजेस वगैरह हैं उन्हें हम रिड्यूस कर पाए, और साथ ही साथ बिजनेस की मैनेजमेंट को नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सके ताकि बिजनेस की मैनेजमेंट अच्छे से डिसीजंस जो हैं, जो इकोनॉमिक डिसीजंस बिजनेस की मैनेजमेंट लेना चाहती है, वो प्रॉपरली इकोनॉमिक डिसीजंस ले पाए। देन एडवांटेजेस ऑफ कॉस्टिंग, सबसे पहला प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना। देन कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम हो जाए ताकि जो है वो हमारी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए, है ना। हम ये भी हो सकता है कि प्रोडक्शन बढ़ा दें तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसके बेनिफिट से भी हमारे पर यूनिट कॉस्ट की जो प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगी। देन वेस्टेजेस जो भी हमारी हो रही हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में उसे रिड्यूस करना। देन जो हमारे पास, अगर मान लो कि हमारा बिजनेस रिसेशन में जा रहा है, इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, या फिर कॉम्पिटिटर के साथ बीटअप करने के लिए हमें अपने प्राइस को, हमें अपनी कॉस्ट को निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता होगा तो हम कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कर कर अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हैं ताकि हमारा मार्केट के अंदर एक अच्छा होल्ड बन पाए। फर्दर इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए और साथ ही साथ एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग जो है दैट इज हेल्पफुल। कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स हैं, अगर मैं नेचर के बेसिस पर क्लासिफाई करूं तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंस कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट क्या है? ऐसी कॉस्ट जो कि डायरेक्ट, जिसमें मटेरियल की इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कोई भी, अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, सपोजिंगली अगर आप एक चेयर बना रहे हो, तो चेयर में जो वुड लग रही है दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। एक स्पेशल ए कैटेगरी की वुड लगती है तो वो इसके लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और वहीं पर जो ग्लू इन्वॉल्व है, वो ग्लू तो और भी फर्नीचर में लग रही होगी, तो वो मेरे लिए क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट, जो लेबर डायरेक्टली एम्प्लॉयड है प्रोडक्शन करने में। और इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे जो हमारे पास सिक्योरिटी पर्सनल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो हमारे पास सुपरवाइजर है, ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होते, ये जनरल होते हैं, तो इनकी जो कॉस्ट है वो इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली आपके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में लग रहे हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ओवरऑल प्रोडक्शन में आपके लग रहे हैं। देन ऐसे हम कॉस्ट को वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर भी क्लासिफाई करते हैं, विच इंक्लूड्स फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ऐसी जो कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी, यानी दिस विल रिमेन फिक्स्ड अप टू अ सर्टेन लेवल। इस कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज विल बी देयर विद चेंज इन प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी होगी जो प्रोडक्शन में चेंज होने के साथ साथ चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे प्रोडक्शन हम बढ़ाते जाएंगे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसका कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है और कुछ पार्ट इसका वेरिएबल होता है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट विच इज नोन एज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। देन वील टॉक अबाउट कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट क्या है? एक ऐसा यूनिट या ऐसा एक प्रोडक्ट या एक सर्विस का ऐसा यूनिट है जिसके रिगार्डिंग हम कॉस्ट एसरटेन कर रहे हैं। जैसे हमने चेयर की कॉस्ट एसरटेन करी, जैसे हम मान लो कि हम अमूल मिल्क की कॉस्ट एसरटेन करना चाहते हैं, तो वो क्या है? कॉस्ट यूनिट है। ठीक है। कॉस्ट यूनिट्स जो हैं वो कॉस्टिंग पर्पस के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं ताकि जो है हम उसके फिजिकल मेजरमेंट्स कैलकुलेट कर पाएं। अब फिजिकल मेजरमेंट, अगर चेयर है तो चेयर आपकी नंबर्स में काउंट होगी, अमूल मिल्क है, मिल्क आपका लीटर्स में कैलकुलेट किया जाएगा। तो शुगर है, शुगर टन्स में चली जाएगी। ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो किलोमीटर्स में कॉस्ट को मेजर करेगी। रेस्टोरेंट पर यूनिट में करेगा। फूड प्रोसेसिंग कंपनी पर पैकेट करेगी। और केमिकल कंपनी या ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो लीटर, गैलन्स या बैरल्स में जो कॉस्ट है उसको एसरटेन करेंगी। देन कम्स अ कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का क्या मतलब है? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल सब यूनिट जिसके लिए सेपरेट एलोकेशन की जा रही है, तो वो स्मॉलेस्ट सब यूनिट जो है दैट वुड बी नोन एज अ कॉस्ट सेंटर। ठीक है। तो वन ऑफ द मेनी कन्वीनियंट यूनिट्स इनटू विच द होल प्रोडक्शन फैसिलिटी हैज बीन डिवाइडेड। तो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। प्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर वो होगा जो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को बनाने में एंगेज्ड है, और अनप्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर वो होगा जो डायरेक्टली एंगेज्ड नहीं है, जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है।
नेक्स्ट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, जिसमें हिस्टोरिकल कॉस्टिंग आ जाएगी, जहां पर हिस्टोरिकल कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है वाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक हो जाएगी जहां पर प्लानिंग करते हुए स्टैंडर्ड्स सेट किए जाएंगे कि एस्टिमेटेड इतनी कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट की होनी चाहिए। देन अकॉर्डिंग जब हम एक्चुअल कॉस्ट हमारी जो भी आएंगी एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे और स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर किया जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट जहां पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही इंक्लूड किया जाएगा, वो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग हो जाएगी। ऐसे ही यूनिफॉर्म डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन और एक्टिविटी कॉस्टिंग है, सभी को हम आज डिस्कस करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये स्टैंडर्ड्स हमें एक गाइडलाइन की तरह हमारे लिए एक एक्ट कर रहे हैं, जो कि हमें बता रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे करनी है। ये हमारे को कॉस्ट एसरटेन करने में हेल्प कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग स्टेटमेंट्स अगर सभी ऑर्गेनाइजेशन की हम बनाना चाहें तो कैसे बन सकती हैं। देन स्टैंडर्ड्स कैसे सेट करने हैं, मैनेजमेंट को असिस्ट कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को किस तरीके से अपने बिजनेस में फॉलो करना है, और इंडियन इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हैं दीज कॉस्ट स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अगर मैं डिफर करने की बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जहां पर यूनिट की कॉस्ट या फिर प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड हम बात करते हैं। फाइनेंशियल कॉस्टिंग जो है दैट इज रिलेटेड टू प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन होती है। फाइनेंशियल कॉस्टिंग इज रिक्वायर्ड एज पर द लॉ। कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट चाहता है कि आप फाइनेंशियल कॉस्टिंग करो। इट इज कंपल्सरी बाय द कंपनीज एक्ट कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, यानी आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बट अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को छोड़कर कहीं पर भी कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर कोई कंपल्शन नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग करना या नहीं करना। इट इज ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट अपॉन यू। वॉलंटरी जो है यहाँ पर ये मैटर रहेगा। देन कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है ताकि आप मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स को मीटअप कर पाएं, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है ताकि आप अपने अलग अलग स्टेक होल्डर्स को सुटेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाए। अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं तो रिपोर्ट्स जो है, रिपोर्ट बनाने की अगर मैं बात करूं तो कोई स्टैंडर्ड रिपोर्ट नहीं बनाई जाती है। इवन आप डेली बेसिस पर भी जो है कॉस्ट अकाउंटिंग कर सकते हो। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टेटमेंट्स क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल बेसिस पर बनाई जाती हैं। यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स इंटरनल रहेंगी, यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स एक्सटर्नल रहेंगी। यहाँ पर एस्टिमेट्स का यूज होता है क्योंकि बजटरी कंट्रोल फॉलो किया जाता है। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका एक्चुअल फिगर से डील करता है, एस्टिमेटेड फिगर से डील नहीं करता। Then are different types of costing method: job, batch, operation costing, process costing, unit और single output costing, service and composite costing। सभी costing methods के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, job costing। जॉब कॉस्टिंग क्या है, एक ऐसा कॉस्टिंग का मेथड जहां पर हर एक यूनिट या हर एक बैच ऑफ आउटपुट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जॉब कॉस्टिंग होती है। जैसे अगर कोई इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो घर बनाती है, हर घर अलग तरीके से बन रहा है ना। हर घर में जो मटेरियल यूज हो रहा है वो डिफरेंट टाइप का यूज हो रहा है, तो हर जॉब जो है वो डिफरेंट है, यानी कि हर जॉब की कॉस्टिंग भी अलग तरीके से ही कैलकुलेट होगी, है ना। तो इस जॉब में प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस, स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है वो रिलेटेड है, तो इसलिए कॉस्ट भी यहाँ पर अलग अलग होगी। देन अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो ये एक ऐसी कॉस्टिंग है जहां पर प्रोडक्शन या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर सभी कॉस्ट को इंक्लूड किया जाएगा जो भी कॉस्ट हमारी किसी जॉब को कंप्लीट करने में यूज हुई हैं। कॉस्ट का एस्टिमेशन बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हर जॉब यूनिक है, तो डेटा जो है वो थोड़ा सा हमारा यूनिक लेवल पर हमारी कॉस्टिंग होगी, तो कॉस्ट को प्री एस्टिमेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर जब हमारी जॉब खत्म हो जाती है तो कई बार हमारा मटेरियल बच भी जाता है। हमने जब एस्टिमेट किया, वी एस्टिमेटेड कि हमारा एक एक्स अमाउंट ऑफ मटेरियल लगेगा, बट जॉब खत्म हो गई, मटेरियल हमारा बच गया, और उस मटेरियल का फ्यूचर में यूज होना जो है उसके चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो मटेरियल वेस्ट बहुत होता है हमारा जॉब कॉस्टिंग। देन जॉब कॉस्ट कार्ड या शीट्स बनाई जाती हैं। जॉब कॉस्ट कार्ड एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है।
ठीक है। कुछ इस तरीके का हमारा जॉब कॉस्ट कार्ड दिखता है, कस्टमर का नाम, जॉब का नंबर, देन कब स्टार्ट हुई, कब कंप्लीट हुई, मटेरियल की क्या कॉस्ट थी, लेबर की क्या कॉस्ट थी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितने थे। देन इनकी समरी बनाकर एक टोटल कॉस्ट का जो है अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। तो मैनेजमेंट को एक क्लियर एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है विद द हेल्प ऑफ जॉब कॉस्ट कार्ड्स। कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए एक इफेक्टिव टूल हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से हमें लेबर का आइडियल टाइम पता चल जाता है। तो आइडियल टाइम जो है अगर हमें पता चल जाएगा तो वी कैन रिड्यूस दैट एज वेल। जॉब अकाउंट की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जॉब कॉस्ट कार्ड जो है इन्हें यूज किया जाता है और प्रोडक्शन और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में एक लिंक की तरह एक्ट करता है। फर्दर यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर टोटल आउटपुट की कॉस्ट निकाली जाएगी सबसे पहले, और फिर एक यूनिट की कॉस्ट निकाली जाएगी, और टोटल आउटपुट को यूनिट के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें पर नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगे, है ना, कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो हमारे आए हैं। अगर हमें कॉस्ट ऑफ यूनिट निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ टोटल आउटपुट को नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से डिवाइड कर दिया जाएगा। वाई? बिकॉज यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। जैसे एक फर्म है, ये कहाँ यूज होगा, एक फर्म अगर सिंगल आर्टिकल बना रही है लार्ज स्केल पर, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो आइडेंटिकल हैं या होमोजीनियस हैं, और प्रोडक्शन दो या दो से ज़्यादा ग्रेड की हो ही नहीं रही है, एक प्रोडक्ट में दो या दो से ज़्यादा ग्रेड की प्रोडक्शन हो रही है, तो वहाँ पर आपकी सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग जो है वो फॉलो की जाती है। एक कॉस्ट शीट बनाई जाती है। कॉस्ट शीट क्या है, कॉस्ट शीट एक ऐसी पीरियोडिक स्टेटमेंट है जिसके अंदर कॉस्ट की डिटेल्स जो हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। किसी एक कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट की डिटेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अंदर सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एक्सपेंडिचर, एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट। आइटम्स कौन सी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो टैक्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रोविजन की राइटिंग ऑफ कैश का, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ऐसी चीज़ें कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं की जाती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट ही इंक्लूड की जाती है। देन कम्स कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपको समझ में आता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, है ना। एक ऐसी कॉस्टिंग जो जिसमें लार्ज जॉब्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। यूजुअली दे टेक अ लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट। जनरली 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड की कॉस्टिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में होती है। हर कॉन्ट्रैक्ट को एक अलग कॉस्ट यूनिट माना जाता है और हर एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को अलग से एसरटेन किया जाता है। जैसे इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, शिप बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, सभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आते हैं। एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सारी डायरेक्ट कॉस्ट जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है उन्हें इंक्लूड किया जाता है। ओवरहेड्स को इंक्लूड किया जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ईयर एंड हो गया है ना, या जब जिस टाइम पे हम कॉस्टिंग को कैलकुलेट कर रहे हैं उस टाइम पर अभी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो वर्क इन प्रोग्रेस या कितना काम आपका कंप्लीट हुआ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हुए हम लोग क्या करते हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर जो हमारे पास प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब है या प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमारा साइट पर होता है ना। जैसे आप एक वो बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, तो आपका जो प्लेस ऑफ वर्किंग है वो क्या होगा, वो ब्रिज वाली जगह ही तो होगी। तो यहाँ पर ज़्यादातर डायरेक्ट कॉस्ट ही होती हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पर कम होती है। कुछ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो एक हमारे पास फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर हमारा प्राइस जो है वो मटेरियल, लेबर, टाइम इस पर डिपेंड नहीं होता, लेकिन एक फिक्स्ड पहले ही टोटल अमाउंट डिसाइड कर लिया जाता है और कॉन्ट्रैक्टर को ये फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। उसका खर्चा कम लगे या ज़्यादा लगे, दैट इज हिज मैटर। तो पहले कॉन्ट्रैक्टर आपको एक फिक्स प्राइस दे देता है और उसी फिक्स प्राइस पर उसको पेमेंट कर दी जाती है। देन देर इज अ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जिसमें आपका जो भी कॉस्ट एक्चुअल में इनकर की गई है ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, वो वाला प्राइस
प्लस इसके ऊपर परसेंटेज प्रॉफिट या फिर फिक्स प्रॉफिट को ऐड किया जाता है। तो ये वहां पर यूज होता है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करना एट द स्टार्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिफिकल्ट है, एस्टिमेट करना आसान नहीं है। देन कम्स टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यहाँ पर एक पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को सारे मटेरियल की कॉस्ट जो है वो देने के लिए तैयार है, और जो आर्ली वेज है वो देती है फॉर द टाइम इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। देन देर इज एन एस्केलेशन क्लॉज। ये भी हमारा क्लॉज जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ही ज़्यादातर यूज होता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, यहाँ पर पहले ही जो है वो स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि एक अगर स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर, देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत लंबे टाइम के लिए होते हैं, तो हमारे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी आता है ना। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है उसके ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी आता है। तो पहले ही बात हो जाती है कि अगर मटेरियल, लेबर या जो भी चीज़ें हमने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई किए हैं उनका प्राइस एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर चला जाता है, तो जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस को भी सुटेबली एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एस्केलेशन क्लॉज कहता है कि अगर मटेरियल लेबर का प्राइस एक स्पेसिफाइड लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है तो एग्जीक्यूशन के टाइम पर हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को एडजस्ट करना पड़ेगा। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रॉफिट निकालना हो अगर, तो वो कैसे निकलता है, वर्क कंप्लीटेड बाय एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइड बाय द एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो वर्क इन प्रोग्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होता है। देन कम्स प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी कॉस्टिंग है जहां पर बहुत लंबा प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का, और प्रोडक्शन जो है ना वो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। प्रोसेस 1 इज दिस, प्रोसेस 2 इज दिस, प्रोसेस 3 इज दिस। यहाँ का आउटपुट यहाँ का इनपुट होता है, यहाँ का आउटपुट यहाँ का इनपुट होता है, इस तरीके से होता है। तो मास प्रोडक्शन होती है एक ही प्रोडक्ट की या सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट की, तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग है। जैसे ऑयल रिफाइनरीज, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल प्लांट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो ये क्या है हमारे लिए, प्रोसेस कॉस्टिंग है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मान लो शर्ट बन रही है, तो पहले कॉटन आई, कॉटन की सेग्रीगेशन हुई, वो एक प्रोसेस है। कॉटन की सेग्रीगेशन होकर कॉटन क्लीन होकर एक थ्रेड में कन्वर्ट हुई, तो यहाँ से जो कॉटन की क्लीनिंग हुई, जो कॉटन बनी है ना, वो कॉटन क्या है, फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट है। सेकंड प्रोसेस का वो कॉटन क्या हो गई, इनपुट। देन उस कॉटन को हमने क्या किया, प्रोसेसिंग कर कर उससे थ्रेड बनाया। यहाँ पे आउटपुट क्या आया, थ्रेड आया। थ्रेड वाला आउटपुट जो है वो आगे गया एज एन इनपुट, और उसको थ्रेड से क्लोथ बना एंड देन क्लोथ से शर्ट बनी। तो ये हमारा जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड, बहुत ही ज़्यादा कॉन्टिन्यूस बेसिस पर होता है, और प्रोडक्ट्स होमोजीनियस नेचर के होते हैं। एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का रॉ मटेरियल बन जाता है। जैसे जैसे प्रोडक्ट जो है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाता जाता है, वो कॉस्ट को अपने साथ एक्यूमुलेट करता जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट्स की टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, और नॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस कॉस्टिंग की एप्लीकेशन कहाँ होगी, जहाँ पर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट जो है वो प्रोसेसिंग कर रहा है टू, एंड दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कॉस्ट ऑफ अनदर डिपार्टमेंट या कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, एंड द सिमिलर प्रोडक्ट विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। प्रोसेस कॉस्टिंग के टाइप्स में हम कॉस्टिंग किस तरीके से करते हैं, कई बार हम कॉस्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल कॉस्टिंग का मेथड है। यहाँ पर ये उन जगहों पर यूज होगा जहां पर कोई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो नहीं होता। देन कम स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये भी वेटेड एवरेज कॉस्ट जैसा सिमिलर है, बट यहाँ पर हम एक्चुअल कॉस्ट असाइन करने की जगह स्टैंडर्ड कॉस्ट को असाइन करते हैं प्रोडक्शन यूनिट को, और एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में फिर डिफरेंस जो है वो निकाले जाते हैं। एंड फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, आपको पता ही है कि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ आउटपुट ऑफ द प्रीवियस प्रोडक्ट है और करंट प्रोसेस की पोस्ट कॉस्ट को क्या किया जाता है, डिफरेंसेस को यहाँ पर ट्रीट किया जाता है।
देन इज अ प्रोसेस लॉस। प्रोसेसिंग करते हुए हमारे को प्रोडक्शन प्रोसेस में लॉसेस भी होते हैं। नॉर्मल लॉस एक ऐसा टाइप ऑफ लॉस है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है, ये होगा ही होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आप इसे रिड्यूस नहीं कर सकते। आपके पास एक पीस ऑफ क्लॉथ है जो कि स्क्वायर शेप में आता है, लेकिन आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो ना, आपका प्रोडक्ट सर्कुलर शेप में बन रहा है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इसका फुल एरिया यूज कर सकते हो। बट दिस पार्ट, इस पार्ट को आप इग्नोर कर कर ही चलोगे, क्योंकि इसको आप किसी भी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये जो मेरे पास साइड से लॉस हो रहा है, ये मेरे लिए क्या है, नॉर्मल लॉस है। ये स्क्रैप है, ये स्क्रैप बनेगा ही बनेगा। ठीक है। जैसे इवेपोरेशन का लॉस है, उसमें स्क्रैप नहीं बनता, लेकिन मशीन का कोई लॉस है, उसमें जनरेशन ऑफ स्क्रैप आपका होगा। तो अगर हमें एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी हो तो टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे, और इनपुट कॉस्ट में से नॉर्मल लॉस यूनिट्स को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे एक फैक्ट्री है जो कि ग्राउंडनट ऑयल बना रही है, उसकी टोटल प्रोडक्शन ऑफ रिफाइनिंग एक मंथ में कितनी है, 1000 टन है। ठीक है। उसके बाद अनरिफाइंड ऑयल जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है, वो हो रहा है 1020 टन्स। लॉस ऑफ 20 was considered to be a normal process loss if the total cost during the month including the cost of refined oil used was 10 crores. What is the cost of 1 ton of the refined oil assuming that no scrap is generated? तो कॉस्ट ऑफ वन यूनिट हमें निकालना है। टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, टोटल कॉस्ट है 10 करोड़। स्क्रैप वैल्यू जो है वो हम मान रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, जीरो है। इनपुट हमने कितना किया है, इनपुट हमने किया है 1020 टन्स, है ना। और इसमें से 20 टन्स जो है वो नॉर्मल प्रोसेसिंग लॉस है। ठीक है। तो हमारे पास सिंपल हो जाएगा कि जो हमारे पास 10 करोड़ हैं, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे अपने यूनिट से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक यूनिट की कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर। ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट होगा। अब एबनॉर्मल लॉस क्या है, ऐसा लॉस जो कि पावर फेलियर की वजह से हो गया, मशीन ब्रेक डाउन होगी उसकी वजह से हो गया, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपने अच्छी यूज नहीं की, वर्कर की केयरलेसनेस थी, या एक्सीडेंट वगैरह हो गए जिस वजह से लॉस हो गया। दिस लॉस इज अवॉइडेबल। नॉर्मल लॉस जो है वो अनअवॉइडेबल लॉस है। ठीक है। एक्चुअल और एक्सपेक्टेड नॉर्मल में जो डिफरेंस होगा वो एबनॉर्मल लॉस होगा। तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालने के लिए टोटल कॉस्ट में से सेल ऑफ स्क्रैप माइनस यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो उसी तरीके का सेम क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी आ गया है। क्वेश्चन इज, इन अ फैक्ट्री रिफाइनिंग ग्राउंडनट ऑयल टोटल प्रोडक्शन ऑफ रिफाइंड ऑयल ड्यूरिंग द मंथ वाज 1000 टन। रिफाइंड ऑयल यूज्ड इन द total production was 1030 tons. The loss of 30 tons consisted of a normal process loss of 20 tons and an abnormal loss of 10 tons. If the total cost during the month, including the cost of unrefined oil used, was 10 crores, what is the value of abnormal loss assuming no scrap is generated? तो abnormal loss की वैल्यू, तो abnormal loss की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कैसे लिखने का, टोटल कॉस्ट हमारी यहाँ पर कितनी है, 10 करोड़। ठीक है। टोटल कॉस्ट हमारी यहाँ पर 10 करोड़ है। उसके बाद यहाँ पर जो है सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप तो है ही नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा। इनपुट यूनिट्स मेरे यहाँ पर कितने हैं, इनपुट यूनिट्स जो हैं वो मेरे कितने हैं, 1030, और जिसमें से नॉर्मल लॉस यूनिट्स को माइनस कर दो, 20 हो जाएगा। तो 10 करोड़ को आप यहाँ पर डिवाइड कर दोगे 1010 से, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। देन एबनॉर्मल गेन, कई बार एक्चुअल प्रोसेस का जो लॉस है वो नॉर्मल लॉस से भी कम होता है, तो वो जो डिफरेंस आएगा उसे क्या बोल देंगे हम, एबनॉर्मल गेन बोल देंगे। कई बार एफिशिएंसी की वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रोसेसिंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाती हैं, जो लॉस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लॉस हमारे को उतने उससे लॉस नहीं हो पाता। तो जो भी गेन है, इस गेन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर देते हैं।
वर्क इन प्रोग्रेस एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में अगर प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूस रहे तो कहीं ना कहीं वर्क इन प्रोग्रेस जो है किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ज़रूर आएगा, है ना। तो किसी भी दिन का आउटपुट जो है उसमें फिनिश गुड्स भी होंगे और कुछ यूनिट्स ऐसे होंगे जो कि फिनिश नहीं हुए, और जो गुड्स यूनिट्स फिनिश नहीं हुए उन्हीं यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। अब अनफिनिश यूनिट्स भी सारे एक जैसे नहीं होंगे, कुछ अनफिनिश यूनिट्स ऐसे होंगे जो 90% कंप्लीट है, कुछ अनफिनिश यूनिट्स ऐसे होंगे जो 10% कंप्लीट है। तो इसीलिए हमें इक्वलेंट्स यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास आया। इक्वलेंट यूनिट्स में मान लीजिए कि अगर 60 यूनिट्स जो हैं वो 50% कंप्लीशन स्टेज पे हैं तो हम उनको 30 फुल्ली फर्निश्ड यूनिट्स के बराबर मान लेते हैं। ठीक है। अगर 10 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि 80% कंप्लीशन पर हैं तो हम इनको 8 फुल्ली फर्निश्ड यूनिट्स मान लेते हैं। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट्स यूनिट्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। जॉइंट प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस एक लेवल तक तो सेम रहता है, एक लेवल के बाद जाके इनका प्रोडक्शन प्रोसेस अलग अलग हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। तो वो क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट्स है। इस पॉइंट को जहां पर ये अलग अलग हो जाते हैं इस पॉइंट को बोल दिया जाता है स्प्लिट पॉइंट। बस इतना सा कंसेप्ट था। बैच कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो जहां पर बैचेस में सामान बनता है, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, गारमेंट्स कंपनीज में, टॉयज टायर्स ट्यूब कंपनीज में, वो क्या होती है, बैच कॉस्टिंग होती है। जॉब और प्रोसेस कॉस्टिंग का मिक्सचर कम्बिनेशन कहलाता है बैच कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग सर्विस इंडस्ट्रीज में यूज होगी, जो जो हमारे बिजनेसेस सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटी, होटल्स, हॉस्पिटल्स, ये लोग जो हमारे को सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, यहाँ पर जो कॉस्टिंग होगी उसको क्या बोला जाएगा, उससे बोला जाएगा सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है। तो यहाँ पर सर्विस कॉस्ट कैसे निकलेगी, पूरे पीरियड की एक सर्विस कॉस्ट निकाल ली जाती है और यूनिट्स ऑफ सर्विस के साथ इसको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है ना। सर्विस कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट ऑफ अ पीरियड डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ सर्विस को हम सर्विस कॉस्टिंग कहते हैं। देन कम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग का टेक्निक है जहां पर हम लोग स्टैंडर्ड्स को सेट कर लेते हैं, जहां पर हम लोग पहले ही स्टैंडर्ड्स को डिफाइन कर देते हैं कि किस तरीके से एस्टिमेशन कर कर हमारी कॉस्ट होनी चाहिए, एंड देन बाद में हम एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं, और जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, उस डिफरेंस को हम वेरिएंस बोलकर चलते हैं। तो इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल है वेरिएंस को निकालना, क्योंकि एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में डिफरेंस ही है। जब वेरिएंस हमारे पास निकल जाएगा तो मैनेजमेंट को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर इनएफिशिएंसीज हैं और कहाँ कहाँ पर वेस्टेजेस हैं, और उनको एलिमिनेट, उनको रिड्यूस करने के एफर्ट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। ऑपरेटिंग स्टाफ को एनकरेजमेंट मिलती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हेल्प से, बिकॉज उन्हें एक टारगेट मिल जाता है कि जिस टारगेट को उन्हें अचीव करना है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए दे विल शो ग्रेटर एफिशिएंसी। उसके बाद प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर डिसाइड करना थोड़ा सा आसान होता है, एक रियलिस्टिक अप्रोच है प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना यूजिंग द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड्स, आइडियल स्टैंडर्ड्स एंड करंटली अवेलेबल स्टैंडर्ड्स। कंपोनेंट्स की बात करूं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड इंक्लूड की जाएगी। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड जो बजट वगैरह है सेल्स और प्रॉफिट का वो इंक्लूड किया जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट और प्रॉफिट्स को सेग्रीगेट एज सर्टेन रिकॉर्ड हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करते हैं। करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं जहां जहां पर डिफरेंसेस, वेरिएंसेस आते हैं, और जो वेरिएंसेस आ रहे हैं उन वेरिएंसेस को फाइंड आउट करना, फाइंड आउट कर कर उनके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शंस लेना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंडर पॉसिबल है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है कि जितना स्टैंडर्ड मटेरियल यूज होना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल में दो चीज़ें आएंगी, मटेरियल यूसेज का स्टैंडर्ड और मटेरियल के प्राइस का स्टैंडर्ड। मटेरियल यूसेज का स्टैंडर्ड की कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लगेगी प्रोडक्शन में, और मटेरियल प्राइस का स्टैंडर्ड मतलब कि कितना प्राइस ऑफ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हमें लगेगा। देन स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, उसमें लेबर टाइम और लेबर रेट आ जाएगा। लेबर टाइम मतलब कि एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, वो स्टैंडर्ड लेबर टाइम है। एंड स्टैंडर्ड लेबर रेट, लेबर रेट स्टैंडर्ड क्या होगा, जहां पर वेज रेट की बात होगी कि लगभग इतने रेट पर हमें लेबर मिल जाएगी। देन ओवरहेड के लिए फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड जो हैं वो सेट किए जा सकते हैं।
अदर कॉस्ट के लिए जैसे एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के लिए स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, और फिर सेल प्राइस जो है वो निकाला जाता है बेस्ड ऑन प्रोडक्शन की कॉस्ट हमारी कितनी बन रही है, जो हमारी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट है, कॉम्पिटिटर्स का प्राइस कितना है, कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंस है, उस हिसाब से जो हमारा बजट है वो बनाया जाता है। वेरिएंस एनालिसिस की मैं बात करूं तो तीनों एनालिसिस किए जाते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस, और इसी को एनालाइज किया जाता है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कब आएगा, जब हमारी एस्टिमेटेड और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल में डिफरेंस होगा। रीजन क्या हो सकता है, प्राइस बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गई, आपने कॉस्ट इफेक्टिव सोर्सेज से सामान नहीं खरीदा, आपने बल्क परचेज का डिस्काउंट नहीं लिया, आपने कोई इमरजेंसी शॉर्ट नोटिस पर परचेज करी, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ा, या फिर एक फेवरेबल वेरिएंस आ सकता है अगर आप इन्फीरियर क्वालिटी का मटेरियल यूज करोगे। मटेरियल यूसेज में वेरिएंस का मतलब है एस्टिमेटेड और एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज में डिफरेंस होना। अगेन वही, इन्फीरियर क्वालिटी का सामान आपने खरीदा, ज्यादा यूनिट्स लगे, ज्यादा रॉ मटेरियल आपका लगा, चोरी कर ली किसी ने, पिल्फरेज हो गई, वेस्टेज जो है वो बढ़ रही है आपकी, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, देन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया, या फिर फिनिश प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चेंज कर दिया गया है। देन लेबर के वेरिएंस की अगर मैं बात करूं तो लेबर के दो वेरिएंस है, लेबर रेट और लेबर टाइम। लेबर रेट वेरिएंस जब वेजेस जो आपने स्टैंडर्ड वेजेस डिसाइड किए हैं और एक्चुअल वेजेस जो पेड है उनके बीच में डिफरेंस आएगा, तो वो लेबर रेट वेरिएंस है। नया वेज एग्रीमेंट आ गया, या फिर मिक्स्ड और अनस्किल्ड लेबर का जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का जो मिक्स है उसका एस्टिमेट आपने गलत कर दिया है। लेबर टाइम वेरिएंस, जिसको हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी बोलते हैं, यहाँ पर डिफरेंस आएगा आपके पास एस्टिमेटेड और एक्चुअल टाइम में। मैन्युफैक्चरिंग करते हुए कितना टाइम एस्टिमेट किया गया और कितना एक्चुअल टाइम है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो लेबर टाइम वेरिएंस है। इसके रीजंस क्या है, मटेरियल की क्वालिटी कम, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन प्रोसीजर नहीं फॉलो किया, प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज कर दिया, जो एक्चुअल स्किल्स और एनवीसेड स्किल्स थे वो अलग अलग थे, नॉन स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशंस आपने दी, या फिर सुपरवाइजर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, तब भी टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। ओवरहेड में वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आ जाएंगे, तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस आपका कब आएगा, जब आपकी एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट में फर्क होगा। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कब आएगा, जब आपका एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट पर आर स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट पर आर से अलग होगी, और जबकि आपके आर्स वर्कड जो है वो सेम है। और वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कब आएगा, जब आपके एक्चुअल आर्स और स्टैंडर्ड आर्स में फर्क है, जबकि ओवरहेड कॉस्ट पर आर आपकी अलग अलग सेम है ना, उसमें जैसा बजट था वैसी बनी हुई है। और फिक्स्ड ओवरहेड मतलब कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स में जब डिफरेंस आएगा, इसका रीजन प्राइस का चेंज, सुपरवाइजर की सैलरी में चेंज, या फिर आपने एडिशनल पर्सनल्स को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है। तो वेरिएंसेस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, देखिए कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है वेरिएंसेस का ट्रीटमेंट करने के लिए, है ना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, एंट्रीज को करने के लिए कोई स्टैंडर्ड हमारे पास एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है। हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं जो हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक बचता है, फिनिश गुड्स का स्टॉक बचता है, या कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है उनको हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते हैं। फिनिश स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट की एलोकेशन करना, यानी कि वेरिएंसेस को अलग अलग प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द फिनिश स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। या फिर रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। पॉजिटिव वेरिएंस जो है उनको हम डेफर्ड क्रेडिट्स के अंदर कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, और इनको नेगेटिव वेरिएंसेस के साथ फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड्स में एडजस्ट कर दिया जाता है। वेरिएंसेस को रिपोर्ट करने की अगर मैं बात करूं तो जो भी वेरिएंस की रिपोर्ट है वो मैनेजमेंट को सबमिट होनी चाहिए, और उस रिपोर्ट में सिर्फ नेट रिजल्ट के बारे में मेंशन होना चाहिए कि क्या हमारे जो वेरिएंसेस हैं वो फेवरेबल हैं या फिर एडवर्स वेरिएंस है। रिपोर्टिंग प्रॉम्प्ट होनी चाहिए ताकि प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जा सके उन वेरिएंसेस को रिड्यूस करने के लिए। हर कॉस्ट सेंटर के वेरिएंसेस को सेपरेटली आप लोग जो है सेपरेटली रिपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर वेरिएंस एक कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड गलत एट्रीब्यूट हो गया या किसी और के साथ मर्ज हो गया तो रिपोर्ट मिसलीडिंग रिजल्ट शो कर सकती है।
ठीक है। जब भी एनालिसिस और रिपोर्टिंग किसी अनकंट्रोलेबल वेरिएंस की करेंगे तो तब भी आपको कंट्रोलेबल वेरिएंस की तरह ही जो है प्रिकॉशंस को फॉलो करना है, एक केयर जो है वो आपको अडॉप्ट करनी है वाइल रिपोर्टिंग। फॉर्म ऑफ रिपोर्ट फॉर वेरिएंस जो है वो आप अपनी प्रेफरेंस, अपनी मैनेजमेंट की नीड के हिसाब से जो है वो सिलेक्ट करोगे। देन कम्स मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट। जब भी आप कोई एडिशनल यूनिट या एडिशनल सर्विसेज, एडिशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो मार्जिनल कॉस्टिंग होगी। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेल प्राइस माइनस द वेरिएबल कॉस्ट। हमारे पास क्या आ जाता है? कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? सेल प्राइस डिसाइड करने के लिए काफ़ी एक अच्छा तरीका है मार्जिनल कॉस्टिंग। जो भी डेटा मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड है वो हम इजीली रेगुलर अकाउंटिंग रिकॉर्ड से निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट को आप डिटरमाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। रिलेटिव अप्रेजल ऑफ अ प्रोडक्ट या बिजनेस सेगमेंट भी आप मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से आसानी से कर सकते हो, और कॉस्ट कंट्रोल के प्लान्स इफेक्टिवली बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अब किसी कॉस्ट को फिक्स या वेरिएबल कंपोनेंट में डिवाइड करना इज नॉट ईजी। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को लेकर जो एजम्पशन है कि फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही रहती है और वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है, ये एजम्पशन भी इतनी रियलिस्टिक रियल लेवल पर इतने अच्छे से नहीं एप्लीकेबल रहती है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन को फिक्स कॉस्ट में कंसीडर करना या फिर उस वैल्यू को वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स में इंक्लूड ना करना, ये भी एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है। सेल्स प्राइस पर यूनिट जो है वो सेम रहेगा, प्रोडक्शन कुछ भी हो, ये भी आपका रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। सेल प्राइस विल चेंज, है ना। और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बाकी टेक्निक्स जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। देन देर इज अ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जहां पर हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। फिक्स कॉस्ट ऐसी होंगी जो कि आपकी प्रोडक्शन से इंडिपेंडेंट होंगी, है ना। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट पेड, सैलरी वगैरह अगर हम परमानेंट स्टाफ को देते हैं तो दिस इज द फिक्स कॉस्ट। देन देर इज अ वेरिएबल कॉस्ट जो कि आपकी डायरेक्टली सेल से रिलेटेड होगी। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा? सेल्स जो हमने नंबर ऑफ यूनिट्स जितने सेल किए, सेल प्राइस इनटू नंबर ऑफ सेल यूनिट्स माइनस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो एक फर्म है जो कि थर्मोमीटर्स मैन्युफैक्चर कर रही है, उसकी फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 120 पर यूनिट एंड सेल प्राइस है 60 पर यूनिट। आपको प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? सेल्स को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आपने इसमें से करना है फिक्स कॉस्ट, प्लस वेरिएबल कॉस्ट को भी नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, यही था। तो सेल्स मेरी 160 है और नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए 3000। फिक्स कॉस्ट मेरी यहाँ पर 1 लाख आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 120 इंटू 3000, 480, 1 लाख। तो ये मेरे पास जो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 20,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। देन ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस एक वो पॉइंट जहां पर ना प्रॉफिट ना लॉस, है ना। इसके ऊपर अगर कंपनी ब्रेक इवन लेवल के ऊपर जाएगी तो कंपनी को जो है वो प्रॉफिट होंगे, है ना। और अगर इससे नीचे कंपनी डील करती है, बिजनेस डील करता है, तो उसको लॉसेस होंगे। जैसे कि कंपनी एलईडी बल्ब्स मैन्युफैक्चर कर रही है, टोटल फिक्स कॉस्ट उसकी 2 लाख है, सेल्स प्राइस पर बल्ब 60 है, और इनपुट्स जो डायरेक्ट इनपुट्स हैं उनकी कॉस्ट आपकी मटेरियल, लेबर, यूनिट, यूटिलिटीज जो अलग अलग हैं, उसकी डायरेक्ट कॉस्ट आपकी 40 है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? सबसे पहले वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, यानी 20 रुपीज़ मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। अब ब्रेक इवन लेवल निकालना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है? 2 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 20, यानी मेरे पास कितने यूनिट्स हो जाएंगे? मेरे पास 10,000 यूनिट्स हो जाएंगे। देन इन मॉनेटरी टर्म्स अगर मैं बात करूं तो कैसे निकलेगा? मनी की टर्म्स में निकालना है अगर, तो मनी की टर्म्स में जो मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आए हैं उसके मैं कॉस्ट से, जो सेल प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी मेरे पास 6 लाख आ गया है ब्रेक इवन
लेवल। क्लियर? तो आगे बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की कि ब्रेक इवन एनालिसिस कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगा। तो जो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ब्रेक इवन एनालिसिस को यूज करते हैं ताकि वो टर्म लोन्स जो हैं डिसबर्स कर सकें। ब्रेक इवन लेवल्स का आइडिया जो है वो हमारे को ये बताता है, एक बिजनेस को बताता है कि मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी बिजनेस का क्या होना चाहिए, कि कम से कम इतना तो बिजनेस को ऑपरेट करना ही है, अगर इससे नीचे वो जाता है द बिजनेस विल गो इनटू लॉसेस, है ना। तो इससे नीचे ऑपरेट करना बिजनेस अफोर्ड नहीं कर सकता। एक बिजनेस की मैनेजमेंट को इंसेंटिव्स की स्कीम, इंसेंटिव्स बनाने की स्कीम जो है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाने की, जो वर्कर्स को प्रोडक्शन के बेस पे इंसेंटिव प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उस स्कीम को डिवाइस करने में भी ये जो फॉर्मेट है, ये जो मेथड है, ये हेल्पफुल रहता है। साथ ही साथ अलग अलग प्रोडक्ट्स की रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करने में हम दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को उनके ब्रेक इवन लेवल के बेसिस पर कंपेयर कर सकते हैं, और एक बिजनेस जो है वो डिसाइड कर सकता है कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को उसे खुद प्रोड्यूस करना है इन हाउस, या फिर उस सर्विस को उसे आउटसोर्स करवा कर चलना है। देन कम्स द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जहां पर हमें ये पता चलता है कि हर एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है अपने सेल प्राइस के अंदर। फॉर्मूला रहेगा कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। एक ऐसी कंपनी जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ डीलिंग हो रही है, तो वहां पर जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है वो हमें एक ऐसा आइडिया देती है कि हमारे हर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, सेल्स प्राइस 160 और वेरिएबल कॉस्ट 120 दी हुई है, तो कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर देंगे माइनस, यानी कि मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ गया 40। तो अगर मैं पीवी रेशो निकालूं तो पीवी रेशो के लिए 40 कंट्रीब्यूशन हो गया, सेल्स 160 होगी, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यानी कि 25% जो है वो मेरे पास इस प्रोडक्ट की पीवी रेशो आ गई है। नेक्स्ट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? एक ऐसा लेवल जो ब्रेक इवन लेवल से ऊपर है। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है आपका जो बजटेड लेवल ऑफ ऑपरेशन है, या जो आपका एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशन है, उसके और ब्रेक इवन लेवल के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर परसेंटेज में निकालना हो तो कैसे निकलेगा? एस्टिमेटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन एस्टिमेटेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो जैसे एस्टिमेटेड सेल्स यहाँ पर 110 लाख गिवन है और ब्रेक इवन सेल्स 70 है, तो मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर निकालूंगी तो एस्टिमेटेड सेल्स आर 110, ब्रेक इवन सेल्स आर 70 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। देन कम्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड कर रही है, वहां पर फिक्स्ड ओवरहेड्स का इंक्लूड नहीं होता, है ना। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग है जहां पर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही जो कॉस्टिंग है इसका यूज होता है, इसीलिए इसको फुल कॉस्टिंग भी कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, इनकम टैक्स रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, वेयर एज जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसको मैनेजमेंट इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करती है। क्लियर? अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कंपनी जो है एलईडी बल्ब्स मैन्युफैक्चर कर रही है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इस बिजनेस की 1,50,000 दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल लेबर वगैरह की इनपुट कॉस्ट 40 दी हुई है, और वेरिएबल ओवरहेड आपको 60,000 दी है। टोटल बल्ब्स एक ईयर में जो है 15,000 बल्ब्स ये बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर मैं इसमें से इसकी वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकालना चाहूँ तो वो क्या आएंगे? 60,000 की कॉस्ट है, उसको 15,000 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे वेरिएबल ओवरहेड कितने आ गए? 4, है ना। मेरे वेरिएबल ओवरहेड जो यहाँ पर 4 आए हैं, तो अब मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 40 मुझे पहले गिवन है, 4 ये अब हो गई, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 44। और वहीं पर जो मेरी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट है उसको भी मैं पर यूनिट निकाल लेती हूँ, है ना। फिक्स्ड जो मेरे पास कॉस्ट है, या ओवरहेड बोल दो, उसको पर यूनिट अगर मैं निकालती हूँ तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1,50,000 बाय 15,000, यानी कि 10, है ना। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट जो है वो क्या आएगी? इट विल बी वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, यानी 44 प्लस 10, तो 54 रुपीज पर यूनिट मेरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, अब इसका स्टॉक वैल्यूएशन पर क्या इफेक्ट है? तो देखिए, कॉस्ट जो भी एक यूनिट को एलोकेट की जाती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, वो कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग से ज्यादा होगी।
ठीक है, जिसकी वजह से फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हायर लेवल पर होगी, हायर वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स विल बी वैल्यूड। अगर इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं होता एक ईयर में, तो उसकी वजह से वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग से वैल्यूएशन कर लो चाहे एब्जॉर्प्शन से कर लो, आपकी जो स्टॉक वैल्यूएशन है दोनों केस में बराबर आएगी। प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो अगर एक ईयर में इन्वेंट्री, एक पीरियड में इन्वेंट्रीज इंक्रीज कर रही हैं, तो हायर प्रॉफिट जो है वो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में शो होगा। जैसे हायर आपका जो है वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, जब इन्वेंट्रीज डिक्रीज करेंगी तो लेस प्रॉफिट जो है वो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आएगा, क्योंकि फिनिश गुड्स का स्टॉक जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है। एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में जो डिफरेंस है कि यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है उन्हें इंक्लूड किया जाता है, यहाँ फिक्स्ड ओवरहेड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। यहाँ पर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप को यूज नहीं किया जाता, बट यहाँ पर सीवीपी एनालिसिस जो है मार्जिनल कॉस्टिंग में उसकी जरूरत पड़ती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होती बिटवीन द डिफरेंट कॉस्ट, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को हम क्लासिफाई कर कर चलते हैं। और फिक्स्ड ओवरहेड की वैल्यूएशन की वजह से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो प्रोडक्ट की वैल्यूएशन है वो प्रोडक्ट की वैल्यूएशन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज़्यादा होती है, और यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट की वैल्यूएशन कम होती है। सो आज वाले कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कंपनी कैलकुलेट्स इट्स ब्रेक इवन पॉइंट एंड ऑब्जर्व्स कि उसकी एक्चुअल सेल्स जो हैं वो एक लेवल से ऊपर है। अगर उसकी एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा हैं, तो उसकी जो एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट के बीच का गैप है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं? उस गैप को हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कंपनी के पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ मैनेजर इग्नोर्स फिक्स कॉस्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट पर यूनिट, और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को यूज करता है। तो कहाँ पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट यूज होती है? मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का यूज किया जाता है। A factory uses 1020 tons inputs to produce 1000 tons of output। 20 यूनिट्स का जो लॉस है वो एक्सपेक्टेड है और अनअवॉइडेबल है, हम उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि ये लॉस कौन सा है? ये लॉस है नॉर्मल लॉस। अगर अवॉइडेबल होता तो एबनॉर्मल लॉस हो जाता। फोर्थ क्वेश्चन, अ कंपनी कंपेयर्स द एक्चुअल कॉस्ट विद द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, और डिफरेंसेस निकाल रही है। तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रही है। ऐसे ही एक प्रोसेस जिसमें दो प्रोडक्ट्स एक ही रॉ मटेरियल से बनते हैं, एक पॉइंट के बाद स्प्लिट हो जाते हैं और उनकी कॉस्ट बाद में अलग अलग हो जाती है, तो वो मेरे पास कौन सी कॉस्ट होती है? जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, ऑप्शन डी। सो अब बात करते हैं उन कोर्सेज की जिसके बारे में हमने इस सेशन की स्टार्टिंग में बात की थी। उन कोर्सेज को उन कोर्सेज को एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है? एडुटैब की वेबसाइट को विजिट करना है, edutab.in। कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, JIB कोर्सेज पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने पर आपको JIB के सभी कोर्सेज विजिबल होंगे। बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, जहां पर आपको रिकॉर्डेड वर्जन्स मिलेंगे। मॉड्यूल वाइज आपको आपके कंपोनेंट्स के सब्जेक्ट के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उसमें आपके पास मॉड्यूल वाइज आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, डे आवर्स, जब आपका मन करे आप उसे पढ़ सकते हैं। अपने कंसेप्ट को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कवर अप करेंगे, और प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बैंकर्स कैप्सूल कोर्स आपको एक कंबाइंड बेसिस पर चारों सब्जेक्ट्स का एक साथ, और इंडिविजुअल बेसिस पर भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको बैंकर्स कैप्सूल कोर्स अवेलेबल है। सुपर क्रैश कोर्स की अगर मैं बात करूं, तो लाइव इंटरेक्शन, लाइव स्टडी जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, ये कोर्स उनके लिए है। यहाँ पर आपको 24 कंसेप्ट क्लासेस में आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे। सुपर क्रैश कोर्स में आपकी मॉर्निंग और इवनिंग में क्लासेस रहेंगी, और सिर्फ 24 क्लासेस में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, यानी 12 दिन में आपका सिलेबस यहाँ पर कवर अप हो जाएगा। सुपर क्रैश कोर्स में एनरोल कर कर आप लाइव क्लासेस से अपना सिलेबस कवर अप कीजिए, एंड देन आप मॉक टेस्ट की हेल्प से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं, तो ये उनके लिए है जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है और उनको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड MCQs चाहिए, एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट उन्हें फील करना है, तो वो हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर कर एग्जाम एनवायरनमेंट फील करते हुए अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन कोर्सेज को एनरोल करते टाइम प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना ना भूलें, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो पाए। आज के सेशन से रिलेटेड डाउट क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और फॉर एनी अदर काइंड्स ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन कॉल अस और ईमेल अस एट hello@edutab.co.in। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग एंड बाय बाय।